समय गंवाए सीधे आज की इस चर्चा की गहराई में उतरते हैं। दक्षिण एशियाई भाषाओं में मानवीय अनुभवों का एक बहुत ही अद्भुत, बिल्कुल कमाल का स्पेक्ट्रम छिपा हुआ है। आज हम मूल स्रोतों से दो बेहद अलग लेकिन बहुत ही गहरे अर्थ वाले शब्दों की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक शब्द जो सीधे इतिहास के पन्नों से निकल कर आता है और दूसरा जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्क्रीन पर जो विशाल विरोधाभास हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ जौहर है, एक ऐसा शब्द जिसका वजन महसूस किया जा सकता है, जो अपने साथ मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत भारी बोझ लेकर चलता है। और दूसरी तरफ है जरूर, रोजमर्रा का एक ऐसा शब्द जिसे हर दिन बहुत ही आत्मीयता और किसी बात की निश्चितता जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐतिहासिक बलिदान का प्रतीक है तो दूसरा दैनिक जीवन की गर्माहट का। ये भाषाई विरोधाभास अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के उस भारी पन्ने की ओर चलते हैं। तो बात करते हैं जौहर की, जो एक ऐतिहासिक बलिदान था, राजपुताना के अतीत का एक पन्ना। तो आखिर ये था क्या? यहाँ दी गई परिभाषा उस कठोर वास्तविकता को एकदम निष्पक्ष रूप से सामने रखती है। मध्यकाल में जब किसी राजपूत राज्य पर विदेशी आक्रमण होता था और हार बिल्कुल तय होती थी, तब राज्य की महिलाएं अपनी गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक साथ पवित्र अग्नि में आत्मदाह कर लेती थीं। इतिहास में इसे ही जौहर कहा गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि बेहद मुश्किल हालात में चुना गया एक बहुत ही कठिन रास्ता था। और ये घटनाक्रम केवल महिलाओं के बलिदान तक सीमित नहीं था। जौहर की ये प्रथा शाका नाम की एक अन्य परंपरा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। जब विदेशी आक्रमण होता था तो राजा और सैनिक ये तय कर लेते थे कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। वे शाका करते थे, यानी युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त होने तक आखिरी सांस तक लड़ते थे। और उनके पीछे राज्य की महिलाएं सामूहिक रूप से इस अंतिम और कठोर कदम को उठाती थीं। अब नजर डालते हैं चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक पन्नों पर, जहां इतिहास में दर्ज इसके कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मिलते हैं। इस टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो ये 2.5 सदियों से अधिक के इतिहास को समेटे हुए है। स्रोत हमें चित्तौड़गढ़ में हुए 3 प्रमुख जौहरों के बारे में बताते हैं। पहला 1303 में हुआ, जिसका नेतृत्व रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है, ने किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ। फिर 1535 में जब सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में दूसरा जौहर दर्ज किया गया। और अंततः 1567-68 के बीच अकबर के आक्रमण के समय तीसरा जौहर हुआ। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि यह प्रथा मध्यकालीन इतिहास के कितने लंबे कालखंड तक मौजूद रही। इतिहास के इन भारी पन्नों से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं जरूर की तरफ। रोजमर्रा का एक ऐसा शब्द जिसने आधुनिक भाषा में अपनी एक बेहद खास जगह बना ली है। अब देखिए इस शब्द की जड़ें और इसकी मिठास कितनी दिलचस्प है। जरूर मूल रूप से उर्दू का एक बेहद खूबसूरत शब्द है, लेकिन आज की आधुनिक हिंदी में यह इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गया है कि इसे बहुत ही गहरी आत्मीयता के साथ बोला जाता है। इसका अर्थ होता है अवश्य, बिल्कुल या फिर कंपल्सरी। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी बातचीत में एक खास तरह का जोर और अपनापन जोड़ देता है। चलिए अब देखते हैं जरूर का सही उपयोग और रोजमर्रा की बातचीत में इसके कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग। आइए इस पहले उदाहरण को देखते हैं। मैं कल आपके घर जरूर आऊंगा। यहां यह शब्द एक बहुत ही असरदार भाषाई टूल का काम करता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक पक्का वादा है। वाक्यों में जरूर जोड़ने से सीधे तौर पर विश्वसनीयता स्थापित होती है। यह दिखाता है कि किसी बात के लिए पूरी प्रतिबद्धता है और उस पर 100% भरोसा किया जा सकता है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। आइए इस दूसरे वाक्य पर ध्यान देते हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूर या जरूरी है। यहां बात किसी वादे की नहीं हो रही, बल्कि एक शर्त या पूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया जा रहा है। यह बिल्कुल साफ कर देता है कि सफलता पाने के लिए मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही शब्द है, लेकिन उपयोग बदलते ही इसका पूरा प्रभाव कैसे बदल जाता है, यह देखना सच में अद्भुत है। आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में और कौन से छिपे हुए इतिहास या खूबसूरत अर्थ मौजूद हैं? हमने देखा कि कैसे एक शब्द अपने भीतर सदियों का भारी इतिहास समेटे हो सकता है और कैसे दूसरा शब्द रोजमर्रा की बातचीत में पक्के वादे और गर्माहट भर सकता है। तो अगली बार जब भी कोई आम बातचीत हो तो जरा रुककर सोचा जा सकता है, हमारी भाषा में और कौन से छिपे हुए इतिहास या शांत वादे मौजूद हैं। भाषा केवल संवाद का जरिया नहीं है, यह मानवीय अनुभव का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस शानदार भाषाई सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह